नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ब्रेकिंग अमर में। आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं, उनको परिचय की कोई मोहताज नहीं है, पर मैं आपसे जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता और एडवोकेट निक्कत अब्बास जी हैं। और पहले तो बहुत-बहुत स्वागत मैम, और मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी आपका। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत मैं आभार उल्टा आपका जताऊंगी कि आप लोग हम सबके इंटरव्यू, हम जैसे लोगों के इंटरव्यू लेकर हम लोगों की आम बातें बताकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है हमें आप जैसे लोगों की, जिसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो किसी चीज़ से डरता नहीं, निडर होकर काम कर रहे हैं। आप अपने आप ट्रैवल करते हैं। मुझे नहीं पता आपके व्यूअर्स को कितनी आपके बारे में जानकारी है, पर आपको अपने बारे में भी इनको बताना चाहिए व्यूअर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखे, ताकि वो आपके बारे में और जान पाए और समझ पाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेरित कर पाए कि आप कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। मेहनत करके नाम कमाना बहुत मुश्किल होगा शायद, लेकिन आप जैसे लोग इसको आसान बना देते हैं। तो मैम पहले तो बहुत बहुत आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं स्टार्टिंग आपकी जर्नी से करना चाहूँगा, क्योंकि एक जर्नी होती है और मुझे जर्नी में बहुत दिलचस्पी है लोगों की, अपनी भी है, दूसरे लोगों की है, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। तो मतलब कैसे आपने शुरुआत की लॉयरिंग, कैसे दिमाग में आया, फिर आप कैसे आपको लगा कि आपको राजनीति में जाना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, जिस प्रकार से आप कार्य करती हैं, ये कब आपके देखिए, कौन से? वकालत तो मैं बचपन से ही करना हम्म। चाहती थी। स्कूल से ही हर बच्चे का सपना होता है कुछ ना कुछ करने का, तो मैं वकील बनना चाहती थी। जब आप सोशल वर्क यानी समाज सेवा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से मैं अपना एनजीओ खोलना चाहती थी। और आज से 4 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की। हमने एक संस्था बनाई जिसका नाम है स्त्री रोशनी, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यरत हैं, काम करते हैं। बहुत सारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हम काम करते हैं, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हम फ्री लीगल एड देकर महिलाओं की मदद करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इस काम को करते हुए ही मुझे कहीं ना कहीं दिखा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की काम कर रही है, जैसे कि मुसलमान महिलाओं को सशक्त करने के लिए ट्रिपल तलाक को खारिज करना, उस चीज को, कुप्रथा को खारिज करना, जिसकी वजह से न जाने कितने लोग पीड़ित रहे हैं, कितने परिवार खत्म हो गए, कितने परिवारों ने न जाने कितने दुख देखे हैं, उसको खत्म जब करने से मैंने देखा कि मुसलमान महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं, चढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, आप अपने आप आत्मविश्वास अपने आप जगा कर और चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रही हैं। ट्रिपल तलाक को खत्म करने के बाद जब मोदी सरकार को सपोर्ट मिला है मुसलमान महिलाओं को, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी आगे बढ़कर मोदी सरकार के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की आइडियोलॉजी एक है, आइडियोलॉजी ये कि समाज सेवा है। हम अपनी पार्टी से बहुत कुछ सीखते हैं। और तब जब पार्टी को लगा कि मैं इस लायक हूँ कि मैं पार्टी का और हमारा पक्ष, विकास का पक्ष चैनलों पर रख सकती हूँ, तो इस पार्टी ने मुझे वो दायित्व दिया, जिसको आज हम प्रवक्ता कहते हैं। और मैं बहुत बहुत आभार पार्टी का भी जताती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज आप और हम भी एक साथ बैठ कर ये इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा मैम, हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि आप जब टीवी डिबेट करती हैं, तो एकदम आक्रोश में आप जब भी किसी को मतलब क्या मतलब डांटना कहें या आप उनको समझा भी नहीं होती, तो आप एक आक्रोश में रहती हैं। तो जनरल लाइफ में आप कैसी हैं निखत अब्बास? जनरली लाइफ में जो नॉर्मल लाइफ है, उसमें कितने शांत स्वभाव की हैं, या उसमें भी आपको गुस्सा आ जाता है? देखिए, मुझे लगता है हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। जहाँ तक आप ये बात करें आक्रोश में मैं आ जाती हूँ टीवी पे, देखिए किसी प्रकार भी अगर आप देखेंगे कि महिलाओं के खिलाफ बात हो रही है, या किसी समुदाय के खिलाफ बात हो रही है, या जहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है और आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप परख रहे हैं, उसके बाद शांत स्वभाव का रहना तो मेरे बस की नहीं। मैं जानती हूँ कि मुझे इस बात को मैं जरूर मानूंगी कि क्रोध से हम सभी को बचना चाहिए, पर मुझे ये लगता है कि जब जब आज क्योंकि कलयुग है, क्रोध तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। उस समय भी जब हम सतयुग की, द्वापर युग की बात करते, तब भी क्रोधित होते थे लोग। जी। आज तो कलयुग है, हमें भी क्रोध आता है। और मुझे लगता है गलत बात की मुखालिफत यानी उसके खिलाफ बात करने में अगर क्रोध आ रहा है तो कुछ गलत नहीं है। पर हमें अपने शब्दों का चयन, अपने कर्मों का चयन हमेशा करते रहना चाहिए, कि अगर हम स्वभाव में क्रोध हो भी आ भी रहा है, तो भी हम ऐसा तो कुछ नहीं करें जिससे हम किसी को हानि पहुंचा रहे हैं। अगर किसी अच्छी कॉज से अगर हम क्रोध में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। मैम, आपका स्वभाव आपने जैसे बताया,
तो मतलब अब थोड़ा पॉलिटिकल, क्योंकि आप एक प्रवक्ता हैं तो पॉलिटिकल सवाल ना हो आपसे तो वो तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, अक्सर हम देख रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ समय में हम्म, आम जनता की एक ही मुहिम रही है, सिलेंडर महंगे होते हैं, हर बार महंगे हो रहे हैं। हम्म, क्योंकि कल के बजट आया, कल 2023 का बजट आया, इसमें मैं बाद में जाऊंगा। हम्म, पर हर बार महंगे सिलेंडर हो रहे हैं, सीएनजी भी महंगी हो गई और पेट्रोल के दाम भी महंगे हो रहे हैं। कभी पेट्रोल के दाम तो कभी कम हो जाते हैं, कभी महंगे हो जाते हैं। तो जो आम गृहिणी है, जो घर की महिलाएं हैं, वो क्योंकि वो बजट चलाती हैं घर का बजट चलाना देश के बजट चलाने जैसा ही है। बार बार सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, इस पे पार्टी का क्या स्टैंड है? और आप एक पार्टी के अंदर काम करते हैं तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? क्योंकि देखा जा रहा है, क्योंकि कई बार प्याज की हमने इतिहास देखा है कि प्याज की वजह से सरकार पलट गई है। क्या ये बीजेपी सरकार की या हमारे गवर्नमेंट की, सिर्फ बीजेपी की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी है कि सिलेंडर के भाव बढ़ जा रहे हैं हर बार? क्योंकि कई बार 150 कुछ गैसों में ही, जितने प्रकार की गैस हैं जो कमर्शियल गैस है उस, देखिए अमर जी, क्या होता है ना, जब आप कोई सरकार आप चलाते समझ गए ना हैं, मेरे मैं कहने आपकी बात समझ गई हूँ। और मुझे लगता है आपका सवाल ये देश के सवाल जैसा ही होता है, और आपका सवाल एकदम जायज़ है, क्योंकि महंगाई से हर कोई त्रस्त हो जाता है और परेशानी आम जनता को होती है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे देश ने विकास किया है, किस तरह से और किन वजहों से कोई अगर महंगाई आ रही है तो क्यों आ रही है। देखिए, कोविड वैक्सीनेशन में भी पूरे विश्व ने देखा है कि कोविड की महामारी किस प्रकार पूरे विश्व में फैली है। न जाने कितने डेवलप्ड नेशन, विकसित देश शायद उनको नाकों चने चबवा दिए कोविड 19 जैसी महामारी में। हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है आज भी, डेवलप्ड, विकास पूरी तरह हुआ नहीं, अभी भी विकास चल रहा है। डेवलपिंग नेशन हमारे देश को कहा जाता है। 140 करोड़ की संख्या की आबादी हमारे देश की है। कोविड वैक्सीनेशन जिसमें डबल डोज और अब तो ट्रिपल डोज, बूस्टर डोज जिसे हम कह रहे हैं, वो भी लगने जा रही है मुफ्त में पूरे देश की जनता को लगी है। क्या हमें नहीं लगता कि हमें इसमें अपनी सरकार को सराहनीय कदम उन्होंने इतना उठाया, उसके लिए हमें बात आगे रखनी चाहिए सरकार की। उसके बाद आप देखिए, कोविड 19 की महामारी में जाने कितनी जनता को, 80 करोड़ से अधिक जनता को फ्री राशन, मुफ्त राशन दिया गया। क्या ये सरकार के बारे में नहीं हमें चर्चा करनी चाहिए कि अगर हम बजट की बात करते हैं, हम सिर्फ एक बजट को ना हम सीमित कर देते हैं कि कल आया तो चलिए देखते हैं कि किसको कितना फायदा मिला। नहीं, मैं इस पर तो बाद में आऊंगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम बजट को एक दिन में सीमित नहीं कर सकते। हमें बजट ओवरऑल कैसे चल रहा है, सरकार का 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल में सरकार ने क्या क्या वो काम करे जो बजट में तो थे ही नहीं, लेकिन फिर भी करे गए। सरकार ने इस चीज को मना नहीं करा, नहीं हमने इसका बजट नहीं रखा तो हम नहीं करेंगे। कोविड 19 की वैक्सीनेशन अगर आपको पैसे देके लगानी होती तो आप भी अपनी जान बचा के जान बचाने के लिए पैसे लगाते उसमें। हमें जान बचानी है, हम भी पैसे लगा के कहीं ना कहीं से इधर उधर उधार करके लोग करते हैं। किसी को अगर कोई गरीब गुरबा भी है जिनके पास नहीं है, उनको भी अपनी जान बचानी थी तो वो वैक्सीनेशन को कहीं ना कहीं से उधार में लेके लगाते। लेकिन फिर भी सरकार ने इतना सोचा। तो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि आप जैसे सिलेंडर की बात करें, कहीं पर महंगाई है, पर हमें दूसरी साइड भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार सरकार ने हर चीज हर व्यक्ति के लिए संभव करी है। जो जो चीज सिर्फ नीच क्लास को मिला करती थी, आज वो चीज हर अंत्योदय जिसको हम कहते हैं कि जो जो पंक्ति में अंतिम में जो खड़ा है उस व्यक्ति को भी अगर वही अधिकार मिल रहा है जो एक पहले व्यक्ति को मिल रहा है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात कुछ और हो नहीं सकती। मानती हूँ थोड़ी जगह महंगाई है, थोड़ा ठीक है, पर अगर आप बैलेंस आउट करेंगे तो आज जिस स्थिति में हमारा देश है, इस स्थिति में कभी रहा ही नहीं। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रवक्ता हूँ, पार्टी हमारी सरकार में है, केंद्र सरकार में, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज अगर विश्व में नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम हुआ है, हर संसद में, विदेशों में, कितनी संसदों में प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम होता है। न जाने कितनी डिस्कशंस भी, G20 ले लो या कितनी डिस्कशंस में और देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम लेकर उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनको कहीं ना कहीं उनके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये नाम हुआ है तो पूरा विश्व गवाह रहा है कि किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने चीजों को आगे बढ़ाया है, देश को विकास की गति पर तेज दौड़ाया है, और जो काम पहले नहीं हो पा रहे थे उनको आगे कार्यरत कर कर बड़ा किया है। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को हमें देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सरकार को आप ठीक है क्रिटिसिज्म भी करना आपका हक है, आपका अधिकार है,
पर जो जो कार्य जो सरकार ने करे हैं, हमें उन्हें बैलेंस आउट करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या काम पहले नहीं हो रहे थे जो आज हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा मैम, जो कल का बजट आया है, काफ़ी चीज़ें सस्ती की गई हैं जो देश में बन रही हैं, उस चीज़ को फिर सस्ता किया गया है। और फिर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में भी 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख बिल्कुल। किया गया है। तो जब मैं ये बजट देख रहा था कल, तो आम जनता की बात कहूँ या मैं अपनी भी बात कहूँ, तो मैं एक आम जनता के नज़रिए से मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया कि 2024 का चुनाव आ रहा है। क्या इसलिए बजट में इतना सस्ताई की गई है कि 2024 का चुनाव अगर सस्ता किया गया है और 2024 को नज़र में नहीं रखा गया, वो तो बहुत अच्छा है फिर जनता के लिए। तो मेरा नहीं है, भी आम जनता का सवाल है कि लोग पूछ रहे थे कि क्या 2024 का जो चुनाव है उसको मद्देनजर में देखते हुए कल का बजट पेश किया गया है। देखिए अमर जी, क्या होता है ना कि ऑपोजिशन का निरंतर एक तरीका रहा है काम करने का कि जब भी सरकार कुछ ना कुछ जनता के लिए, आम जनता के लिए काम करती है तो वो कोई ना कोई बातें लेकर आ जाती है। जिस तरह आप इस समय में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये आम जनता का सवाल होगा, मुझे लगता है ये ऑपोजिशन का ज्यादा है कि 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये काम हुए हैं। हम लोग सरकार में पिछले 9 साल से बजट पहली बार नहीं आया, हर साल जी। उसके बावजूद हम सरकार में हैं। सिर्फ केंद्र में नहीं, अधिकतर राज्यों में हम सरकार में हैं। क्यों है? बजट तो वहां पर भी आता है, स्टेट का अलग आता है, सेंटर का अलग आता है, सभी को मालूम है। तो फिर अगर हम हैं तो हमने कहीं ना कहीं जनता का दिल जीता है। 2024 के चुनाव जीतने के लिए हमें बजट को इधर उधर करने की जरूरत नहीं, पर क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर का अपना एक पर्सनल बजट होता है, अपना एक अलग तरीके से काम होते हैं, क्योंकि पॉलिसीज अलग होती हैं। विदेशी पॉलिसीज को देखकर भी बजट बनाया जाता है, हिंदुस्तान की पॉलिसीज को देखकर बजट बनाया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है उसकी पॉलिसीज को देखकर बजट बनाया जाता है, हर चीज में किसको कितना फायदा हो रहा है, उस समय मार्केट कैसी चल रही है, हर चीज को देखकर बजट बनाया जाता है। तो आज अगर जनता के लिए काम हो रहा है तो ये ओवरऑल सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पर भी देखकर बजट को बनाया गया है। और जिस चीज को, जैसे मैंने कहा, जिस चीज को हमें आगे बढ़ाकर कदम को सराहनीय करना चाहिए, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर हम उसी पर सवाल खड़े कर देंगे तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में ही गलत है, क्योंकि अगर सरकार कर रही है तो भी सवाल, नहीं कर रही है तो भी सवाल। आज जनता के लिए काम हो रहा है, जनता के लिए विकास हो रहा है, जनता के लिए बजट आया है, आम आदमी के लिए बजट आया है। इसमें तो मुझे लगता है दिवाली जैसी खुशियां हमें मनानी चाहिए। मैम, आपने जो क्लियरेंस दिया उससे मुझे नहीं पता कि आम जनता या जो भी इंटरव्यू देखेगा वो कितना सेटिस्फाई हुआ, पर मैं पूरा संतुष्ट हो गया हूँ आपके जवाब से। मैम, अक्सर हम देखते हैं कि हम बात करते हैं महिला शक्तिकरण की, आप एनजीओ चलाती हैं, महिला शक्तिकरण पर काम भी करती हैं, पर पीछे बीते साल हम 2022 की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त के दिन जब नरेंद्र मोदी जी लाल किला से भाषण दे रहे थे, उसी दिन गुजरात में रेप आरोपियों को बरी किया गया था और फूल माला पहना के बरी किया गया था। लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, उस समय थी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रेप पीड़ितों पे दया दिखाई और उन्हें माला पहना के, क्योंकि ये अपने आप में एक मैम शर्मसार बात है कि महिला जिसके साथ गैंग रेप हुआ, 5-6 लोगों ने जिसके साथ महिला के साथ गैंग रेप किया, उसको रिहा किया जा रहा है माला पहना के। इस पे भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता होने के तौर पे आपका इस पर क्या स्टैंड है? देखिए पहली बात तो मैं दिल्ली की प्रवक्ता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप गुजरात का मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे लगता है गुजरात के प्रवक्ता और गुजरात की वो विधायकगण, नेतागण इस बात पर चर्चा ज्यादा कर पाएंगे। रही बात महिला सशक्तिकरण की, अगर आप केंद्र सरकार की बात करेंगे और दिल्ली में बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की, तो उसकी मैं आपको जानकारी जरूर दे सकती हूँ, स्टेट स्पेसिफिक मैं नहीं दे पाऊंगी। देखिए महिला सशक्तिकरण कैसे होता है? महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाकर, महिलाओं के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाकर, महिलाओं का समर्थन कर कर, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई कोई ऐसी कुप्रथा चलती आ रही है, जैसे कि बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल है ट्रिपल तलाक, उसको खत्म कर। जैसे आज हम लोग खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिससे सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं का, मैं कहूंगी मुसलमान महिलाओं का होगा, तो मुझे लगता है कि वो महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करी जाती है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में अगर आप जाकर देखेंगे तो जिस प्रकार का बजट महिलाओं के लिए आता है, माइनॉरिटी में बेटियों को शिक्षा दी जाती है, मुफ्त स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं लड़कियों को 10वीं कक्षा के बाद, और बाहर पढ़ना है तो उसके लिए स्कीम्स है। तो इससे आप महिलाओं को सशक्त करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी महिला सशक्तिकरण के लिए जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के काम करती है तो फिर भी ऑपोजिशन सवाल उठाती है, पर मेरा मानना ये है
जिस प्रकार माइनॉरिटी कमीशन में काम हो रहा है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हो रहा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आज से पहले ये ना कभी हुआ है, ना ही इस प्रकार का कभी बजट आया है, जो मैं आपको माइनॉरिटी और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बता रही हूँ। जिस प्रकार महिलाओं को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, उनको नौकरियों में आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको खुद, जैसे अगेन मैं मुस्लिमों की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि हमेशा बहुत बड़ा पिछला समाज ये रहा है हमारा। तो मुसलमानों महिलाओं के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे हज पे पहले इनको महरम के साथ जाना पड़ता था, किसी व्यक्ति के साथ जाना पड़ता था, लेकिन आज वो खुद जा सकती है, अकेले जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसको मैं महिला सशक्तिकरण का काम बोलूँगी। चाहे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, स्मृति ईरानी जी की मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है। चाहे बात हो टॉयलेट्स बनाने के लिए, तो देखिए कितने टॉयलेट्स हमारे देश में पहले जो नहीं हुआ करते थे, महिलाओं के रेप होते थे क्योंकि उनको जंगलों में जाना पड़ता था, आज वो सिर्फ टॉयलेट में जाती हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। हर गाँव में, हर शहर में आज टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होता है, क्लीन होते हैं। उज्ज्वला योजना हो जो बहुत टाइम से हमारी चलती आ रही है, जिसमें महिलाओं के लिए आपने जैसे कहा कि वो गृहिणी होती हैं, उन्हें चाहिए होता है, और बहुत ज़रूरी बात है। इस बात को मोदी सरकार ने पहले ही समझा है, बूझा है, और तभी उज्ज्वला योजना जैसी योजना वो लेकर आए, जिसमें उन्होंने सिलेंडर दिए, सब्सिडी पर दिए हैं। आज कोई भी महिला गांव में जाओ तो चूल्हे पर खाना नहीं बना रही है, सिलेंडर पर बना रही है, तो उसका स्वास्थ्य भी बेहतर है और उसके बच्चों का भी स्वास्थ्य बेहतर है। मैम अभी आपने रेप के का जिक्र किया कि रेप होते हैं, रेप कम होते हैं, बट दिल्ली में जैसे शहर में आज भी रेप की संख्या कम नहीं हुई है। महिला रास्ते पे निकलती है, सुरक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस केंद्र के सरकार अंदर आती है, हालांकि केजरीवाल जी बार बार निरंतर मांग करते रहते हैं संसद में कि उनके अंदर आने की, फिर भी रेप होते हैं महिलाओं के साथ। तो इस पे ठोस कानून कब भारत की सरकार देखिए, लाएगी? पॉक्सो एक्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको उसी की देन है। इतने इतने सख्ती के साथ जो कानून आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। जिस प्रकार पार्टी ने जो रेप जो लोग करते हैं, जो जो मॉन्स्टर्स होते हैं, मैं तो कहूँगी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आज नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हुई, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, तब से ही हमने देखा है कि रेप जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हुई हुई है, और जल्द से कड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पुलिस अपना काम सही से करे, और पुलिस इस चीज़ को खुद आगे बढ़ाकर कर रही है। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो यही बहुत दुखदाई है कि हमारे देश में आज भी रेप हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, तो इसमें मेरा मानना है कि ऐसा, इस तरह की बातें, इन तरह की बातों में ना हमें पढ़ना चाहिए, ना ही हमें इस तरह के झूठ को फैलाना चाहिए, क्योंकि रियलिटी ये है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप उत्तर प्रदेश को ले लें, जैसे पहले अखिलेश जी की सरकार में हो गई, या मायावती जी की सरकार में महिलाओं के रेप होते थे, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, टीजिंग होती थी। आज आप देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में हम खुद, आज हम यूपी में बैठे, ग्रेटर नोएडा में बैठे, हम लोग खुद कितने सुरक्षित फील करते हैं। आधी रात को भी अगर हम कहीं से बाहर आ रहे हैं, न किसी शादी से वापस आ रहे हैं या किसी काम से वापस आ रहे हैं, उसके बाद भी हमें लगता है कि हम सुरक्षित है, क्योंकि हर स्ट्रीट लाइटिंग है, क्योंकि कैमराज है, क्योंकि हर चौराहे पे आपको पीसीआर दिखेगी। तो इस तरह की चीज़ें हर सरकार में, हमारी सरकार में ज़रूर हुई हैं, और उसको हमें आगे भी बढ़ावा देना चाहिए। मैम आपने महिला शक्तिकरण की बात की, यूपी की बात की, और मेरा एक सवाल है, अक्सर हम देखते हैं केजरीवाल जी मोदी जी को ताने मारते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, एलजी से लड़ाई होती है। आज तक हमने, जब केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी, 2012 में आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ, उससे पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उससे पहले केंद्र में कांग्रेस थी, उस समय एलजी से कोई भी मुख्यमंत्री लड़ाई नहीं करता था। हालांकि आज भी कई राज्यों में एलजी के ही बात इशारों पे मुख्यमंत्री काम करते हैं, या एलजी मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं। जब बात अरविंद केजरीवाल जी की आती है, तो हर दिन आए दिन उनके एलजी साहब के साथ विवाद होता है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो दिल्ली का अपना मालिक मानते हैं, उनकी क्या मेंटेलिटी है अभी के तौर पे, और उनका मतलब आपको क्या लगता है कि उनको क्या चाहिए जनता से? देखिए, मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही ज़्यादा एक एक झूठे किस्म के व्यक्ति हैं, और कहते हुए बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रही हूँ, जिसने दिल्ली की जनता ने जिसको वहाँ पर बिठाया है जहाँ पर वो आज हैं। लेकिन किसी प्रकार आपने फ्रीबीज का झूठा नाटक कर कर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के नाम पर आपने गंदी नालियों का बदबूदार पानी दिया है। आप जाकर कभी किसी गली में जाकर देखिए, मैं खुद चुनाव में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि किस प्रकार लोग गंदा पानी पी रहे हैं। वो मेरे पास लाइव वीडियोस है, मैंने खुद अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पर वो शेयर करी हैं। वो वीडियोस अरविंद केजरीवाल जी को दिखानी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल जी को उस पर जवाब देना चाहिए।
और जिस प्रकार वो केंद्र सरकार पर निरंतर हमला करते रहते हैं, तो मेरा तो मानना ये है कि अपनी हार का ठीकरा वो फोड़ते रहते हैं। कहीं न कहीं जो विफलता उनको मिलती है, क्योंकि वो जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉमिसेस करी थी वो फुलफिल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसका कोई ब्लूप्रिंट कभी था ही नहीं। सिर्फ बकतम था, लिखतम कुछ था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। आज भी वो हॉस्पिटल्स बनाकर बंजर ज़मीन पर कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल बना दिए। आज भी वो कोविड सेंटर बनाकर कहते हैं कि हमने बंजर ज़मीन को कहते हैं कि हमने कोविड सेंटर बना दी। तो इस तरह की चीज़ें स्कूल्स के अगर आप दिल्ली में हाल देखेंगे, तो देखिए दीवारों की पुताई करना, उनको ब्यूटीफाई कर देना एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना नहीं है। आज भी आप बताइए 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं, उनका क्यों परसेंटेज बच्चों की कम होती जा रही है। 12वीं कक्षा के छात्रों की क्यों परसेंटेज कम होती जा रही है, क्यों वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि आप लोगों ने या तो अध्यापिकाओं को सरकारी स्कूल की या तो आपने सैलरीज दे दी है, और अगर आपने सैलरीज दे दी है तो उसके बावजूद वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने जो उनको रखा है वो आप अलग तरीके से रखते हैं। जो आपने उनको काम दिया है, उनको जॉब दी है, वो आप अपने एक सेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में सोचते हैं कि जहाँ से जो जिसका वो रिसोर्सेज से आ रहा है उसको हम रख देंगे, और जो एक्चुअली में कन्वर्टेबल कर सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाई अच्छे से दे सकते हैं, उनके बारे में आप सोच ही नहीं रहे, क्योंकि उनके पास कोई सोर्सेज नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, उनका नाम आपकी लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि वो काम करते हैं और आपको काम से नहीं पैसे से मतलब है। तो इस तरह की चीज़ें अरविंद केजरीवाल ने करी हैं, और हमें अब खुद समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार दिल्ली की जनता को बहकाया है, झूठ बोला है, अब वो समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भी दे देना चाहिए। नहीं तो आप जैसे पोल्यूशन की बात करें, आज भी हम ऐसे पोल्यूशन में, दिल्ली में इतनी पोल्यूशन है, वन ऑफ दी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए आपने आज तक काम नहीं करा। कभी आप कहते हैं कि पराली, अब आपके पास पंजाब में सरकार है तो आप कुछ नहीं कर पाए, फिर आप कहते हैं कि नहीं, जो रात को गार्ड जलाते हैं ना, वो आग जलाते हैं, इस वजह से हो रहा है, उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो आज अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, और दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कि क्यों इस प्रकार की विफलता दिल्ली जनता के लिए उनको मिली है। मैम, पंजाब की सरकार से मुझे एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आया। जब पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, उसके कुछ टाइम बाद ही सिद्धू मूसेवाला, जो कांग्रेस के नेता थे और लोकप्रिय गायक थे, उनकी हत्या हो गई। मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया, जितने भी मैंने ट्वीट पढ़े, उसमें ये कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इनडायरेक्टली लॉरेंस बिश्नोई का तो नाम आया ही, पर इनडायरेक्टली आपका भी हाथ था, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, कुछ मीडिया रिपोर्ट ने ऐसा छापा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक गुंडई पार्टी है, और ये हमने देखा है। बहुत छोटी सी बात से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने मेयर के चुनाव में जिस प्रकार का हंगामा किया, चेयर कुर्सियां उठाकर फेंकी, सांसदों के ऊपर हमला करा, वहाँ पे महिला पार्षदों के ऊपर ब्लेडें चलाई हैं, उनको उनको तकलीफ दी है। तो मुझे लगता है कि ये गुंडे नहीं, ये पार्षद नहीं, ये गुंडे हैं। इसी प्रकार वहाँ पे भी उनके सांसद विधायक नहीं, वो भी गुंडे हैं। इस तरह की चीज़ें करने से उनको, मुझे नहीं मालूम क्या फ़ायदा मिलता है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपना कायर चेहरा छुपाने के लिए इस तरह की भी हरकतें कर रही हैं। और मुझे लगता है जल्द से जल्द उनका पर्दा भी फाश होगा, और जनता के सामने उनका सच आएगा कि किस प्रकार वो जनता को झूठ बोलते हैं और इस प्रकार की गुंडई दिखाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब इनडायरेक्ट कहना चाहते हैं कि मे भी हो सकता है उनके ही कुछ गुंडों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, वो एक जांच का विषय है। मुझे लगता है कि इस पे मुझे अभी नहीं कमेंट करना चाहिए, बट हाँ, ये जांच का विषय है, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इनका इसमें टेक डाउन रहेगा। मैम, हम अक्सर देखते हैं कि बात आप रेप की कर रही थी, स्वाति मालीवाल ने अभी जो केस हुआ, जो एक लड़की के साथ घसीट के ले गए 31 की रात को, और स्वाति माल ने स्टिंग किया, जैसा कि उन्होंने स्टिंग में दिखाया कि उन्हें वो एक ड्राइवर के साथ। स्वाति मालीवाल को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने झूठा नाटकीय प्रदर्शन किया। उस वीडियो को पूरे देश ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया तक ने देखा है। वहां पर कहीं से कहीं तक वो लड़का कुछ गलत नहीं बोलता, जो भी गाड़ी में है वो कुछ गलत नहीं बोलता। खुद स्वाति मालीवाल उस साइड जाती हैं, गाड़ी में हाथ देती हैं, और कोई भी एक आम आदमी अगर गाड़ी चला रहा है और उसकी चाबी निकालने की कोई कोशिश करेगा तो वो गाड़ी अपनी भगाएगा डर के मारे। इस तरह के माहौल में हम रहते हैं, और उस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं करा। और बाद में तो ये भी पता चला कि वो जो व्यक्ति है, वो स्टिंग की जो बात हो रही है, वो व्यक्ति तो खुद भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ये स्वाति मालीवाल ने जो मजाक महिलाओं का बनाया है, महिलाओं की तकलीफ जो वाकई लोगों को होगी, उस तकलीफ का मजाक बनाया है। इससे स्वाति मालीवाल को, अरविंद केजरीवाल को बचना चाहिए, और स्वाति मालीवाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, अक्सर हम देखते हैं, जैसे कि आपने स्वाति मालीवाल की आपने थोड़ा क्रोध दिखाया। जब हम बात करते हैं राम मंदिर, और जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहाँ राम मंदिर बन रहा है, या यूँ कहूँ कि राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना था,
को फिर से राम मंदिर बनाया जा रहा है। हम डिबेट टीवी शो में देखते हैं कि कई प्रवक्ता, कई मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता गलत होते हुए भी वो इस तरह से डिफाइन करते हैं जैसे वही सही हैं, और आप सही होते हुए भी आपको आक्रोश में आना पड़ता है। तो क्या आपको आपके मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये थोड़ा सवाल सेंसिटिव हो सकता है, मुझे पता है कि इस सवाल पे लोग मेरे पे भी फायर हो जाएंगे, पर मुस्लिम समाज से आप बिलोंग करती हैं, तो क्या आपके समाज में आपके को टारगेट किया जाता है कि आप मुस्लिम हो के आप एक मुस्लिम का साथ नहीं दे रही, इस तरह के आपको कमेंट सुनते हैं? देखिए, मुसलमानों के बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमी लोगों में है। ये मुसलमान नहीं है जो राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है। मुसलमानों ने भी उतने ही दिया बाती अपने घर में चलाए जितने हिंदुओं ने चलाए जब राम मंदिर का निर्माण होना तय हो गया। जिस दिन कोर्ट का वर्डिक्ट आया और कहा गया कि वहां पर राम मंदिर ही बनेगा, जितने खुश हिंदू हुए हिंदुस्तान के उतने ही मुसलमान, हर हिंदुस्तानी खुश हुआ। और जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाले राजनीतिक टट्टू हैं। तो इस बात को कहना कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं, ये एकदम गलत है। मैं खुद मुसलमान हूँ, बहुत मुसलमान भाई बहनों से मिलती हूँ, बहुत खुश हैं क्योंकि मुसलमानों ने खुद इमाम हिंद का दर्जा दिया है भगवान श्री राम को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं उनका मंदिर भव्य बन रहा है, और उससे हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति खुश है। जो नहीं खुश है उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो कितने हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान की, आज मर्यादा की बात है, हिंदुस्तान के भगवान श्री राम की बात है। मैम, अक्सर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जैसे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके को प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिरें तोड़ जा रहे हैं। और अभी हाल ही में CAA का भी मसला उठा था, तो लोगों ने बोला था कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उन्हें पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाएगा जिनके पास कागज नहीं। पर हम ये देख रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम अभी आए हैं मुस्लिम कंट्री से, पाकिस्तान से हो गया, बांग्लादेश से हो गया, उन्हें भारत सरकार ने शरण दी है। तो क्या लगता है कि CAA आने के बाद इस देश में मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी दोनों के लिए फ़ायदा है? जो जिनके पास कागज है उनके लिए भी, जिनके पास कागज है नहीं उनके लिए भी? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझी। मैं कह रहा हूँ कि जो हम पाकिस्तान में देखते हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं को अत्याचार होता है वो भारत आ जाते हैं, भारत में भारत सरकार ने शरण दी है। और CAA का भी अभी हमने देखा था कुछ साल पहले कि CAA कानून आने वाला है। तो इसको लेकर भारत में मुस्लिम भाई बहन और हिंदू भाई बहन जिनके पास कागज है और जिनके पास कागज नहीं है, क्या उन दोनों लोगों को फायदा होने वाला है CAA में, या क्या अब तक क्या चेंजेस आए हैं CAA के कानून में? नहीं, देखिए, CAA के कानून से बाहर के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग शरणार्थी हैं, अगर कोई हिंदू व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो किस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं, या कोई मुसलमान व्यक्ति भी अगर बाहर से आ रहा है तो हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं, ये बात सरकार ने हमेशा इस चीज की चिंता जताई है। तो हम धर्म देखकर नहीं कर रहे। CAA की बात तो कुछ और ही है। CAA ये है कि जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं घुसपैठियों की तरह, या तो उन्हें पूर्ण रूप से उनका सिटीजनशिप दी जाए, और अगर उनके पास सिटीजनशिप नहीं है तो उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाए। इससे बाकी देशों का और हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो बिल्कुल हिंदुस्तान है, उसके पास कागज पत्री वाली तो कोई बात नहीं है। आज तक किस मुसलमान के घर पे, किस हिंदू के घर पे आकर जाकर सरकार ने कहा है कि CAA का कानून पास हो गया तो अब आप हमें कागज पत्री दिखाइए? आपके घर पे आया कोई? मेरे घर पे आया कोई? मेरे तो घर पे नहीं आया, किसी और व्यक्ति के मुंह से मैंने ऐसा सुना नहीं। तो ये तो जो झूठ अफवाह लोगों ने फैलाई थी, कागज दिखाएंगे कागज दिखाएंगे, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। जरूरी ये है कि सरकार कितना विकास कर रही है, जरूरी ये है कि कितना महिला सशक्तिकरण हो रहा है, जरूरी ये कि कितना समुदाय सभी को आगे लेकर बढ़ा जा रहा है, जरूरी ये है कि सांप्रदायिकता नहीं हो रही है, जरूरी ये है कि अपीसमेंट नहीं हो रही। काम जरूरी है और वो काम सरकार निरंतर कर रही है। रही बात CAA की, जो हिंदुस्तान का सिटीजन है वो हिंदुस्तान का सिटीजन ही रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो क्या आपको लगता है कि भारत छोड़ो यात्रा आने वाले प्रधानमंत्री के बनने के लिए किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से? क्योंकि ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक और अगेन नाटकीय प्रदर्शन में इसलिए कहूंगी क्योंकि अब जो आप कह रहे थे बजट के लिए 2024 की चुनाव नजदीक है और भारत जोड़ो यात्रा आज आपको याद आएगी। भारत को किस प्रकार एक दूसरे के साथ मिलाना है, लोगों को कैसे काम करना है, लोगों के लिए कैसे जुड़ना है, लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, ये आपको आज याद आ रहा है। बड़े शर्म की बात है, कितने साल आप सोते रहे।
भारत जोड़ो यात्रा का नाटक करने वाले, कश्मीर में तिरंगा लहराने वाले, आज मैं पूछना चाहती हूँ आप कहाँ थे जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, जब महिलाओं का रेप किया जा रहा था, जब उन्हें उनके घर को जलाया जा रहा था, आप कहाँ थे? जब हम भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने पूरी कोशिश करी कि हम जाकर लाल चौक पर तिरंगा जलाए, तो आप थे जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि कश्मीर का झंडा अलग है, कैसे आप तिरंगा लहराएंगे? आज अब जाकर तिरंगा लहराने का नाटक करते हैं। तो ये झूठ और नाटक का प्रदर्शन राहुल गांधी को कर देना बंद कर देना चाहिए। आज जो वहां जाके पीडीपी के साथ हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, इस झंडे की बेइज्जती करने वाले राहुल गांधी, इस झंडे की बेइज्जती करने वाले गांधी परिवार है। इस गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को अब देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार का झूठा नाटक बंद कर देना चाहिए। तो मैम इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आप सबके जितने भी सवाल थे उनमें से सारे सवाल तो मैं नहीं पूछ पाया मैम से, पर हाँ जितने भी सवाल मैं कवर कर पाया उतने मैं कर चुका हूँ। तो मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमर, और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके फॉलोअर्स से मेरी विनती है, सब्सक्राइबर्स से मेरी विनती है कि खूब आप साथ दीजिए अमर जी का। ये बहुत मेहनत कर रही हैं, इनकी मेहनत को आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके सपोर्ट से ही हम बनते हैं। थोड़ा बहुत सपोर्ट आप हमें करते हैं, थोड़ा बहुत से ज्यादा सपोर्ट आप अमर जी को करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। जब तक देखते रहिए ब्रेकिंग अमर। आप पूरी पुरानी लिस्ट प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं।